हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। RO ARO 2021 एवं PCS 2021 के लिए सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, इसका आज प्रैक्टिस सेट का जो 21वां क्लास है आज हम करने वाले हैं। और यहाँ पर टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं जो कि RO ARO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं PCS या अन्य परीक्षाओं जैसे कि RO ARO की परीक्षा हो या IAS की परीक्षा हो, इसमें ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने की संभावना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं जो IAS एग्ज़ाम, PCS एग्ज़ाम, RO ARO एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? ए. पद्मगुप्त का नवसहस्रांक चरित, बी. मेरुतुंग की प्रथम चिंतामणि, सी. उदयपुर प्रशस्ति, डी. उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा डी. उपर्युक्त सभी। ठीक है, इन सभी से हमें परमार राजवंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इनके अलावा जो सियक द्वितीय का इरसौल अभिलेख है उससे भी जानकारी मिलती है। भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख जो हैं उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो इनके अलावा जो यहाँ A, B, C है, इनसे तो हमें परमार राजवंश के बारे में जानकारी मिलती ही है, साथ में सियक द्वितीय के इरसौल अभिलेख से, भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख से भी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित यज्ञों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए. कर्पूर मंजरी, मालविकाग्निमित्र, मुद्रा राक्षस, सौदरानंद। और दूसरी तरफ उनके जो रचनाकार हैं हर्ष, कालिदास, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वो क्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए। जो कर्पूर मंजरी है ये हर्ष के द्वारा रचित नहीं है, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित है। मालविकाग्निमित्र कालिदास के द्वारा रचित है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित है, सौदरानंद अश्वघोष द्वारा रचित है। ये सारे सही हैं। ए जो है वो गलत होगा। कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर के द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा इनका नाम, कर्पूर मंजरी की रचना किसने की है? राजशेखर। चलिए अगला सवाल, शकुंतलम किसने लिखा है? ए. बाणभट्ट, बी. वेदव्यास, सी. कालिदास, डी. भवभूति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, यानी कि कालिदास। कालिदास ने शकुंतलम लिखा है। शकुंतलम बोलिए या जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये बोलिए, ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आपको जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं वो याद होनी चाहिए। जैसे कि इनकी क्या है, रघुवंश इनकी रचना है, कुमार संभव इनकी रचना है, मेघदूत इनकी रचना है, ऋतु संहार इनकी रचना है, मालविकाग्निमित्रम इनकी रचना है, विक्रमोर्वशीय इनकी रचना है, और अभिज्ञान शकुंतलम इनकी रचना है। तो जो रघुवंश और कुमार संभव है ये महाकाव्य हैं, तो याद रखिएगा रघुवंश और कुमार संभव ये महाकाव्य हैं। मेघदूत, ऋतु संहार ये क्या है? ये खंड काव्य है। तो याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से महाकाव्य कौन है या खंड काव्य कौन है? तो मेघदूत और ऋतु संहार क्या है? खंड काव्य है। और बाकी जो मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीय है और अभिज्ञान शकुंतलम है ये नाटक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, नायक कौन था? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. गौतमी पुत्र सतकर्णी, सी. अग्निमित्र, डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका नायक कौन था? तो नायक यहाँ पर था सी. अग्निमित्र, ठीक है। और इसमें क्या रचना में क्या बताया गया है मालविकाग्निमित्र? तो जो इनकी प्रेमिका थी मालविका उनका नाम था प्रेमिका जी का, और ये अग्निमित्र भाई साहब थे। इन दोनों की यहाँ पर लव स्टोरी चल रही थी, और ये कालिदास जी पता नहीं बीच में क्या कर रहे थे इन दोनों की लव स्टोरी में। तो ये कालिदास जी इन दोनों की प्रेम प्रसंगों को देख रहे थे और देख देख के लिख रहे थे। अब पता नहीं, हो सकता है कालिदास जी उस समय छोटे हों, ध्यान दे रहे हों कि हो क्या रहा है, शायद चॉकलेट आदान प्रदान करने का काम करते हों, या जो भी हो, इन दोनों की प्रेम कहानी में जो भी जानू बाबू सोना चल रहा था कालिदास जी सब देख रहे थे
और देख के बढ़िया से अपना एक रजिस्टर में डायरी में नोट करते जा रहे थे और ऐसे ही इसकी रचना हो गई। पता चला ये तो अग्निमित्र भाई साहब की लव स्टोरी हो गई मालविका अग्निमित्र के साथ, ठीक है, मालविका के साथ। और इसका नाम भी उन्होंने रख दिया मालविका अग्निमित्र, ठीक है। मालविका इनकी वो थी, कौन थी समझ रहे हैं, वही थी। और अग्निमित्र भाई साहब है ना, उनको बढ़िया से वो कर लिए थे और दोनों की लव स्टोरी सेटिंग बढ़िया से चल रही थी। और जो पुष्यमित्र शुंग थे इनके पुत्र थे ये भाई साहब अग्निमित्र, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। तो कौन है, तो ये है करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि भास, ठीक है। और स्वप्नवास वदत्ता के साथ साथ जो इनकी चारुदत्त है वो भी इनकी रचना है। तो भास की एक और रचना का नाम याद रखिएगा चारुदत्त, ठीक है, चारुदत्त, ये भी नाम याद रखिएगा, ये भी भास की ही रचना है, ठीक। चलिए अगला सवाल, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, ए जयदेव, बी सूरदास, सी केशव, डी मीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए होगा जयदेव, ठीक है, याद रखिएगा जयदेव। और बंगाल के अंतिम जो सेन शासक थे लक्ष्मण सेन, उनके ये महाकवि थे, ठीक है, उनके दरबार में ये रहते थे, आश्रित थे उन्हीं के, तो उनके दरबार में रहते थे। तो गीत गोविंद की रचना किसने की है, जयदेव ने की है। और जो बंगाल के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन, उनके इसमें दरबार में रहते थे, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पर, और दिए गए कोट में से आपको बताना है। तो रचनाएं दी गई हैं और उनके विषय दिए गए हैं कि किस रचना में क्या है, ठीक है। जैसे अभी मालविकाग्निमित्र में आपको बताया कि क्या था, बढ़िया से दोनों की लव स्टोरी थी, तो ऐसे ही बाकी सभी में क्या है। तो अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती, महाभास, इनमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसमें है बी, बी में मतलब 4 1 3 2, पहले का है 4, यानी कि अष्टांग संग्रह में आयुर्विज्ञान के बारे में बात की गई है। फिर है 1 महाभाष्य में नाट्य कला के बारे में बात की गई है। फिर है 3 यानी 10 रूपक में गणित के बारे में बात की गई है, गणित से संबंधित है रचना ये। और लीलावती व्याकरण से संबंधित रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सी का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको गलत बता दिया, ए का होगा 4, ठीक है, ये तो सही है। दूसरे का बी का होगा पहला, बी का पहला 10 रूपक क्या है, नाट्य है, ठीक है। और सी का तीसरे का हो जाएगा सी लीलावती, गणित का है। और महाभाष्य जो चौथा है इसका हो जाएगा 2, यानी कि व्याकरण है ये महाभाष्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है, ठीक है, 4 1 3 2, ठीक। चलिए अगला सवाल, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी राज तरंगिणी। तो किस में कहा गया है ये, तो आपको लग रहा होगा कि गीता इसमें करेक्ट आंसर होगा, बट ऐसा नहीं है, करेक्ट आंसर है महाभारत। ये बात महाभारत में कही गई है। गीता में बोला गया है कि बच्चे अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, पढ़ाई करते रहिए, नौकरी की चिंता मत करिए कि नौकरी होगी या नहीं होगी, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर होगी। आपको अपना जो कर्म है वो करते रहना होगा, केवल नौकरी के बारे में सोचना बस नहीं है। सोचना है, ठीक है, थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, सबको सोचना चाहिए, लेकिन केवल वही नहीं सोचना है, आपको अपना काम करते चलना है। फल की चिंता नहीं करनी है, फल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो निश्चित तौर पर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो कौन सा है, ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी कथा सरित सागर, डी शकुंतला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, बी। तो पंचतंत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, पंचतंत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और मूलतः जो है ये संस्कृत में लिखा हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि पंचतंत्र मूलतः किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत भाषा में मूलतः लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का भी नाम आपको पता होना चाहिए। लेखक हैं इसके विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा इसके क्या हैं, लेखक हैं। तो इनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा जी ने की थी, ठीक है। और ये 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। और मुग़ल काल में भी इसका अनुवाद हुआ है, फारसी में अनुवाद हुआ है
और वो किस नाम से हुआ है, तो अनवर सुहेली, ठीक है, याद रखिएगा, अनवर सुहेली नाम से, अनवर सुहेली नाम से, ये नहीं होगा, अनवर सुहेली, ठीक है, सुहेली नाम से मुग़ल काल में भी इसका रचना हुआ है, इस नाम से हुआ है, अनवर सुहेली, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस नाम से मुग़ल काल में फारसी में अनुवाद हुआ है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कर, डी लल्ल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है सी भास्कर। भास्कर बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, और ये याद रखिएगा भास्कर द्वितीय हैं, ठीक है। आपसे अगर एक ही क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, भास्कर तृतीय, तो भास्कर द्वितीय 2 हैं ये, या इन्हें भास्कराचार्य भी बोला जाता है, ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। तो याद रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम क्या था, सिद्धांत शिरोमणि, और ये 4 पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड थी, और सभी का अलग अलग नाम था। एक था लीलावती, दूसरा बीजगणित, तीसरा गणिताध्याय, और चौथा था गोलाध्याय। ये 4 भागों में डिवाइड थी। तो याद रखिएगा जो सिद्धांत शिरोमणि है ये 4 पार्ट में डिवाइड थी, लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय, ठीक है, इन 4 पार्ट में डिवाइड थी। तो कभी आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछता है कि सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की, आपसे पूछ लेगा कि लीलावती की रचना किसने की है, या बीजगणित की किसने की है, गणिताध्याय की रचना किसने की है। तो इनके ये 4 पार्ट हैं, ठीक है, उसी के अंडर में है ये, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि के। चलिए अगला सवाल, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? ए रामानुज, बी कौटिल्य, सी अमर्त्य सेन, डी भास्कराचार्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भास्कराचार्य है। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है लीलावती अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है लीलावती के लेखक। तो लीलावती क्या है, ये सिद्धांत शिरोमणि के पार्ट है, सिद्धांत शिरोमणि का पार्ट है, ठीक है। और भी 3 पार्ट हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? ए भास्कर ने, बी वराह मिहिर ने, सी ब्रह्मगुप्त ने, डी आर्यभट्ट ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है भास्कर ने, ठीक है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, भास्कर। चलिए, या भास्कराचार्य भी इनको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है? ए, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भास्कराचार्य नहीं है, करेक्ट आंसर आर्यभट्ट है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, आर्यभट्ट। और इन्होंने आर्यभट्टी ग्रंथ है जो उसकी रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। तो याद रखिएगा आर्यभट्टी की रचना किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, जो क्या है वैदिक गणित का एक प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन, सी महेंद्र वर्मन, डी पुलकेशन द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है सी, यानी कि महेंद्र वर्मन, ठीक है। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन इसकी रचना की थी, और ये संस्कृत का नाटक था, ठीक है, संस्कृत में था ये नाटक। और जो महेंद्र वर्मन है ये पल्लव वंश का राजा था। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी अर्थशास्त्र से, डी राज्य कार्य पद्धति से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए समाज व्यवस्था से संबंधित है, और मनु ने इसकी रचना की थी। और इन्हें जो मनु है इन्हें प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। और आधुनिक भारत का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किया था किसने किया था? ए आर्यभट्ट ने, बी वराह मिहिर ने, सी भास्कर प्रथम ने, डी किसी अज्ञात भारतीय ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा डी, किसी अज्ञात भारतीय ने। एग्ज़ाम में आपसे हो सकता है कि ऑप्शन में किसी अज्ञात भारतीय ना लिखा हो, सिर्फ भारतीय लिखा हो, यूरोपीय लिखा हो, अरब लिखा हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो याद रखिएगा भारतीयों ने इसकी रचना जो है वो की थी, भारतीय ने। अब कौन था बेचारा, रचना करके भाग गया, पता ही नहीं चला उसका नाम, वरना आज फेमस होता। चलिए कोई बात नहीं है।
तो भारतीयों ने, किसी अज्ञात भारतीय ने इसकी रचना की है। फिर इसके बाद अरबों ने इसका यूज जो है वो किया, भारत से सीखा, फिर भारत से सीख के उन्होंने यूरोप में फैलाया और उधर बोला होगा जाके कि हमने किया हमने किया। लेकिन सब जानते ही हैं कि भाई तुम में इतना दम नहीं है ना, तुम ना कर पाओगे, ये तो उधर ही से लेके आए हो कहीं से एशिया से, फिर पता चला अरे भारत वालों ने किया है। ठीक है, तो ऐसा था सिस्टम। तो याद रखिएगा कि अरबों ने भारत से सीखा और सीख के यूरोप में फैलाया है। और भारत देश में सबसे पहले जो है, सॉरी, अरब देशों में सबसे पहले इसका यूज़ कब हुआ था? 873 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, कब हुआ था? 873 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए लाइफ ऑफ हिंसांग, द नेचुरल हिस्ट्री, हिस्टोरियल फिलिपिकल, द हिस्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसकी जो रचना है वो टॉलमी ने नहीं की थी, बल्कि प्लिनी द एल्डर ने की थी। तो एल्डर से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एल्डर इन्होंने रचना की थी, एल्डर ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी, प्लिनी द एल्डर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ये तीसरे थे। तो अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज होने के लिए, क्योंकि लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं पृथ्वीराज चौहान, लेकिन ये पता नहीं चलता है उन्हें कि द्वितीय था कि प्रथम था कि तृतीय था। तो ये क्या था? पृथ्वीराज तृतीय था, याद रखिएगा। और ये अजमेर का शासक था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। और इसने कब तक किया था? 1177 से लेके 1192 तक किया था। 92 में क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें हार गया था। तो 1191 में तराइन में पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत गए थे। लेकिन फिर दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक, चलिए अगला सवाल है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे था? ए बर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से, डी जावा सुमात्रा से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ये है डी, जावा और सुमात्रा से। इसका जो संबंध है वो बिहार के राजाओं का था जावा और सुमात्रा से। ठीक है, कैसे पता चलता है? जो पाल वंशी शासक था देवपाल, उसने जावा का जो शैलेंद्र वंशी शासक था उसका जो शासक का नाम क्या था? बालपुत्र देव। ठीक है, नाम याद रखिएगा, शैलेंद्र शासक था बालपुत्र देव। तो उसने अनुरोध किया, वो किया कि भाई साहब हम भी बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, आप भी मानते हैं, तो हमें थोड़ी सी जगह दो, हम वहाँ पे बौद्ध विहार बनवाएं। तो उसने मांगा। तो फिर इन्होंने, भाई साहब ने, पालवंशी शासक जो देवपाल थे, इन्होंने कहा जाओ ऐसा करो। तो 5 गांव जो है वो दान में दे दिए थे और लेखों में जो दान में दे दिए कि जाओ बौद्ध विहार बना लो। तो उसने बनाए थे वहाँ पर। ठीक है, और लेखों में जो है जो देवपाल है इसे परम सौगत भी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 5 गांव किसने दान में दिए थे बौद्ध विहार बनाने के लिए? तो पालवंशी शासक देवपाल ने दिए थे। और किसे दिए थे? तो शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को। और ये जावा और सुमात्रा वहाँ के थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि क्या था? सी, यानी कि बालपुत्र देव। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था? ए बौद्ध गया में, बी राजगृह में, सी कुशीनगर में, या डी सारनाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी सारनाथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है? ए चंद्रवंशी, बी ब्राह्मण, सी यदुवंशी, डी सूर्यवंशी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी सूर्यवंशी। सूर्यवंशी बताया गया है चौहानों को। ठीक है, अगला है, आला उदल संबंधित थे? ए चंदेरी से, बी विदिशा से, सी महोबा से, डी पन्ना से। तो ये कहाँ से आला उदल संबंधित थे? ये थे महोबा से। बड़े लड़ैया महोबे वाले। ठीक है, आपने सुना होगा ये डायलॉग। तो आप में से कितने लोग महोबा
या फिर उसके आसपास क्षेत्र जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ से हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने लोग बुंदेलखंड क्षेत्र से, बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम बुंदेलखंड, ठीक है, तो पता होना चाहिए। सो हम बोल के भी दिखा देते हैं आपको लैंग्वेज, कि आपको लगे कि या कि हम भी क्या हैं वहाँ से। तो हम भी उतई के आए, कहाँ के, मतलब महोबा के नोई, मतलब उतई बुंदेलखंड क्षेत्र के हम आए। सो तुम्हारन में से अगर कोनो हो देखो तो बता सकत कमेंट में कि हाँ हम भी उतई के आए और तुम्हारे भी उतई के आओ, ठीक है। तो आप लोगों में से अगर कोई है बुंदेलखंड का तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, क्योंकि आला उदल कहाँ से संबंधित थे, ये महोबा यानी कि बुंदेलखंड से, ठीक है। और आपने सुना भी होगा आला उदल कांड, जो खंड था वो, ये सारी चीज़ें आला उदल के बारे में भी सुना होगा। और अगर आप महोबा से हैं या फिर उसके आसपास के क्षेत्र से हैं तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे इससे। और ये क्या थे, आला उदल क्या थे, ये चंदेल शासक थे, ठीक है। और जो परमार देव थे या फिर इनको परमल भी बोलते हैं, परमाल भी बोलते हैं, 1165 से लेके 1203 तक इन्होंने शासन किया था। तो उनके उसमें ये सेना नायक थे, सेनापति थे। और जब 1182 में शिवराज सिंह चौहान, सॉरी नॉट शिवराज सिंह चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया था इनकी तरफ, तो फिर ये बहादुरी से लड़े थे और बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन कई जगह पर यह भी पाया गया कि आलाउद्दल ने क्या किया था कि आलाउद्दल जब लड़ रहे थे तो बस आला की तलवार के नीचे ये आ गए थे, पृथ्वीराज चौहान भाई साहब आ गए थे। लेकिन आला ने ये सोचा कि ये ब्राह्मण है और अगर इसको मारेंगे तो हम पर ब्राह्मण हत्या का वो लग जाएगा, इस वजह से उसने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया और फिर पृथ्वीराज चौहान ने इनको टपका दिया। तो बट अभी भी बोला जाता है कि ये लोग अमर हैं, मरे नहीं हैं। और कौन सा मंदिर है, मुझे मंदिर का एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ पे अभी भी फूल चढ़ाने आते हैं, मैहर शायद, तो वहाँ पे अभी भी फूल चढ़ाने आते हैं, पूजा करने आते हैं देवी की। तो ये बात सच होगी, मैं तो गया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, तो ये अभी भी बोला जाता है। तो ठीक है, ये चंदेल जो राजा था परमारदेव या परमाल, उनके सेना नायक थे, ठीक है। और 1182 में जब पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया तो उसी आक्रमण में ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। और ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है, तो चंदेल एवं चौहानों के का जो संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, इसकी जानकारी जो है चंद की जो रचना है पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक की जो रचना है परमाल रासो, इसमें हमें प्राप्त होती है आलाखंड से, ठीक है। जो जगनिक की रचना है परमाल रासो, इसमें आलाखंड जो है उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं ए कल्हड़, बी बिल्हड़, सी जयानक, डी चंद बरदई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डी चंद बरदई। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है, चंद बरदई ने की है। चलिए अगला सवाल, और ये जो चंद बरदई है ये कौन था, तो चौहानों के दरबारी कवि थे ये भाई साहब, ठीक है। और चौहानों को क्या बोला गया है इसमें, जो पृथ्वीराज रासो है इसमें बोला गया है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वीराज लोगों को, सॉरी चौहानों को, अगला है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, ए चंद बरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयानक, डी नयन चंद सूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जयानक। तो ये थे आज के टॉप 25 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।